नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज 17 फरवरी फर्स्ट ट्रिप के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इसका सेशन। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रियल है, ऑथेंटिक है। ओके, सोनू मानसिंह को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर जो इसने भी लगाया 2003, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सोनल मानसिंह को पद्म भूषण पुरस्कार था 2003 में मिला था। ठीक है, और यह जो थी पद्म भूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना थी। ओके, और देखिए इनको देखिए और कई भी पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि दूसरा इनको पुरस्कार मिला था 1952 में। पद्म भूषण का भी इनको पुरस्कार मिला था 1952 में, इनको पद्म भूषण का पुरस्कार मिल गया चुका। और उनको 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही ये जो थी कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी इनको प्रशंसा मिली थी। और इसके साथ साथ जो सोनल मानसिंह जो थी वो भारतीय नाट्य तथा उड़ीसा नृत्य शैली की भी गुरु थी। ठीक है, और इनको थी 2018 में राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन थुमकदा के संगीतकार कौन है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नेहा कक्कड़। ठीक है, जो आपके जो संगीतकार नहीं थे, गीतकार हो गए। ठीक है, तो गीतकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो। ठीक है, तो देखिए गीतकार यदि आपका पूछा तो नेहा कक्कड़ ने इस गाने को गाया था। और इसके साथ देखिए यह जो है जो लंदन थुमकदा जो गाना था सॉन्ग, वो आपको क्वीन जो फिल्म थी 2014 में प्रकाशित हुई, उस फिल्म का एक लोकप्रिय गाना था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यदि आपका इसमें देखिए ये जो गाना था वो तीन लोगों ने गाया था, जिसमें देखिए जब आपके जंगू आओगे नेहा कक्कड़ होगी और सोनू कक्कड़ ने मिलकर गाया था। और यदि मैं संगीत की बात करें तो इस गाने में जो संगीत था वो अमित त्रिवेदी ने दिया था। और जो बोल थे तो अन्विता दत्त ने इसके बोल लिखे थे। ठीक है, यदि बोल के लिखने की बात करें तो अब जो इसके बोल थे वो अन्विता दत्त ने लिखे थे। ठीक है, और आगे पूछा जा सकता है। और इसके जो संगीत था तो अमित त्रिवेदी ने इसके संगीत को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, तो भारत के जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। जैसे में लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो थी 15 मई 2022 को अपना पदभार संभाला था। और इन्होंने जो सुशील चंद्रा का स्थान लिया था। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अनुसूचित जाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 में लगाया उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ में अनुच्छेद एक और आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से। देखिए अनुच्छेद जो 15 है वो भी देखिए अनुसूचित जाति के शैक्षिक हितों की और एवं उनकी उन्नति के लिए जीवन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 4 का भाग 15 का भाग 4। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 46 के अनुसार जो है राज्य को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई है इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। देखिए इसको देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। अनुसूचित जाति के शैक्षिक तथा हितों की बढ़ावा देना भी इसके अंतर्गत है शामिल। ठीक है, उसके बाद उन्हें सामाजिक न्याय तथा शोषण से बचाना। ठीक है, अवसर की समानता को बढ़ावा देना तथा धन तथा उत्पादन के संसाधनों की एकाग्र करना। ठीक है, और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को समानता पर लाना तथा पिछड़े वर्ग के सदस्यों को भी इसका लाभ पहुंचाना। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग है समाज में, जो भी पिछड़ा वर्ग है, ठीक कोई वर्ग हो उसको भी लाभ पहुंचाना इस अनुच्छेद का एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 2023 में भारत का ध्वजवाहक कौन है? ठीक है, 2023 का पूछा गया था। तो इसके देखिए ध्वजवाहक थे वो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह ये दोनों के ध्वजवाहक थे। इसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ये दोनों जो खिलाड़ी थे उद्घाटन समारोह में भारत का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे। वहीं जो थे समापन समारोह PR श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक थे। ठीक है, ये समापन का पूछा जा सकता है तो आपको श्रीजेश PR श्रीजेश उसका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। देखिए ये जो खेल है वो चीन के हांगजो में आयोजित हुई थी। और इस खेल का जो उद्घाटन था राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था। इस खेल में भारत के 600 जो भारत के थे 655 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया था। ओके, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले गोविंदराव देखिए इसमें ऐड किया हुआ है। ओके, यानी पूरा नाम उनका अगर पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले। तो ज्योतिबा राव फूले भी आपके ऑप्शन में हो सकता था। ठीक है, तो इसको आपको लगाना था, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि ज्योतिबा राव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, लेखक, जाति विरोधी कार्यकर्ता था और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, ज्योतिबा फूले जो गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी, ये भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक इसके बारे में देख लेना। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लेना। और उन्होंने जो दलित आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, वे उच्च वर्ग के ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ थे और उन्होंने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह जो है
आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। ठीक है, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत जोर दिया था। ठीक है, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1891 में पुणे में कन्या विश्वविद्यालय भी खोला था। ठीक है, और उन्होंने पश्चिमी भारत में निचली जातियों के उत्थान के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने सत्य शोध समाज की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। ठीक है, इन्होंने सत्य शोध समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड को किसके नाम से और जाना जाता है? ठीक है, यह थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH को और किस नाम से जाना जाता था, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आयनिक यौगिक है, और यह पानी में घुलकर दूध जैसा दिखता है। ठीक है, यह एक कमजोर क्षार है और ये प्रकृति में खनिज पेरोक्साइड के रूप में पाया जाता है। ये आमतौर पर अग्निशिला रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ओके, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भक्त जो थे, भक्त प्रदीप कुलकर्णी किससे संबंधित है? ठीक है, तो किस खेल से संबंधित है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, भक्त प्रदीप कुलकर्णी जो है उनका खेल किस संबंध किससे है? तो वो एक शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये जिन्होंने जो कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी उन्होंने जीते हैं। ठीक है, उन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो भारत के खेलों के लिए सर्वोच्च सम्मान में से एक है। ठीक है, और ये जो अर्जुन पुरस्कार है, ये अर्जुन पुरस्कार जो उन एथलीट खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो और देश का नाम रोशन किया हो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2013 को की गई थी। जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार की योजना है, और यह जो योजना है ग्रामीण गरीबी को ठीक कम करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, ओके, और देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख ले, इस योजना के तहत जो थी गरीबों की स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहन इनको किया गया था। ठीक है, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो खुद का अपना रोजगार स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि एक दक्षिण भारतीय राज्य में सबसे कम साक्षरता किसकी है? ठीक है, तो ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थी वो आंध्र प्रदेश की सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, तो कितनी है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यदि सबसे अधिक साक्षरता पूछी है तो केरल का आप तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 94% सबसे अधिक है। तमिलनाडु की साक्षरता कितनी है? 82.84 ठीक है। कर्नाटक की अगर देखिए तो 76। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की देखिए तो आपकी 86 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे। ओके, बीच में ये डैश नहीं, पॉइंट वाला है। ठीक है, यानी कि 68.66% सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो 2024 तक जो थी दिल्ली की मुख्यमंत्री अतसी मारलेना थी। ओके, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सितंबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री में अरविंद केजरीवाल थे, और उनके इस्तीफे के बाद जो थी वो अतसी मारलेना 21 सितंबर 2024 को उन्होंने पदभार जो संभाला था। ठीक है, और जो अक्टूबर 2024 तक जो थी अतसी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है, और इनका जो कार्यकाल था वो केवल 44 दिन का ही था। ठीक है, कितने दिन का? 44 दिन का। ये भी पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है 2 बार रिपीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया था, इस तरह का था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यदि इसका कार्यकाल पूछा जाए तो इसका जो कार्यकाल होता है 5वीं पंचवर्षीय योजना का 1974 से लेकर 1978 तक का था इसका। ठीक है, और इस योजना में ठीक है रोजगार, न्याय तथा गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, और इसके साथ साथ ही कृषि उत्पादन तथा रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी इसमें ध्यान दिया गया था। ओके, और इसका जो नारा था सबसे पहले जो था गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले इंदिरा गांधी ने 1971 में आम चुनाव में दिया था, और इसके बाद जो था उसके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का इस्तेमाल किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लवण में मौजूद जल के अणुओं को निश्चित संख्या को क्या कहता है? ठीक है, यानी कि लवण में, यानी कि देखिए लवण क्या होते हैं, यानी कि जो नमकीन पदार्थ होते हैं वो लवण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए NaCl हो क्या गया, नवल हित है, एक नमक है आपका। ओके, देखिए जो नमक होते हैं उनके जो उनमें जलीय विलयन होते हैं उनकी एक निश्चित संख्या होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलन जल। ठीक है, जिसने भी लगा उसका राइट आंसर हो जाए। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो क्रिस्टलन जल का था हमारा वो लवण के क्रिस्टल की संरचना बनाता है, और क्रिस्टलन जल लवण की क्रिस्टलों को उनका आकार देता है और कुछ मामलों में उनका रंग प्रदान करता है। ठीक है, और क्रिस्टलन जल जो है जलयुक्त क्रिस्टल लवण हाइड्रेट कहलाते हैं,
और यदि आणविक सूत्र में क्रिस्टल जल का निश्चित रूप करने वाले दो आपके फार्मूले होते हैं, देखिए एन होता है H2O और होता है H2O इंटू एन। ठीक है, ये आपके दो फार्मूले हैं क्रिस्टल जल के अणु को संरचना को दर्शाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोहागी बिहू त्योहार किस समय मनाया जाता है? ठीक है, या किस जगह मनाया जाता है, इस तरह पूछा जा सकता है। ठीक है, या कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जो होता है वो फसल कटाई किस में मनाया जाता है और कहाँ? असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका बोहाग बिहू त्योहार है, ये असम के अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है और ये जो है वो असमिया नववर्ष का एक ही त्योहार है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और यह जो है बसंत के आगमन को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, और ये बोहागी बिहू को रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 74 का संविधान संशोधन, ठीक है, के तहत नगर पालिका चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जो आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था, नगर पालिका का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो यह किया था राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ओके, और इस अधिनियम के तहत जो भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी कि शामिल किया गया था। और इस अधिनियम के तहत शहरी निकायों को 12वीं अनुसूची में संबंधित किया और उसमें 18 कामों का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं की शक्तियों के गठन और हस्तांतरण को अनिवार्य बना दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोस्टर किस चीज से बनता है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका कुछ। ठीक है, पोस्टर किस चीज से बनता है? ठीक, पोस्टर के बारे में यदि हम चर्चा करें तो कि आपका जो पोस्टर होता है, अगर टेक्स्ट पेपर वाला अगर पोस्टर पूछे तो जिसे देखिए केवल कॉपी पेपर भी कहा जाता है। यह जो है आपका कार्ड हो गया, स्टॉक और मजबूत पेपर, बोर्ड, लकड़ी का गुदा या नरम कपास फाइबर भी शामिल हो सकता है इसमें। ठीक है, और यदि सिंथेटिक पोस्टर की बात करें तो देखिए इसकी सामग्री में क्या होता है, विनाइल आता है, फोम कोड बोर्ड आते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम का मिश्रण आता है, पॉलिएस्टर आता है, एक्रेलिक होता है और प्लास्टिक की अन्य किस्में भी इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, यदि सिंथेटिक वाला पूछा तो इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन हो सकता था। और यदि पेपर वाला टेक्स्ट पेपर वाला पूछा तो उसमें आपका क्या हो, कार्ड स्टॉक, लकड़ी के पेपर या बोर्ड या लकड़ी का बुरादा भी इसमें शामिल हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमका पूछा था कि इस तरह से था, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, बताना यदि आपका इस तरह थोड़ा बहुत चेंज था ऑप्शन में जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि ऋग्वेद के बारे में सबसे अधिक जो था सिंधु नदी का ही इस्तेमाल किया गया था सबसे अधिक। ठीक है, और इसके साथ शब्दों की ऋग्वेद में गंगा हो गया, यमुना हो गया, सिंधु, सरस्वती, ब्यास, सतलुज, घग्गर जैसी कई नदियों का भी जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है और सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई स्थानों पर किया गया और इसे इस पवित्र नदी के रूप में भी पूजा गया था। ठीक है, और हालांकि जो गंगा और यमुना नदी का भी उल्लेख इसमें है और बाद में वेदों तथा अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन सिंधु नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक और सबसे पहले किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्रिया से क्वेश्चन आया था कि सत्रिया मठ आपके कहाँ स्थापित किए गए थे? इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, या सत्रिया नृत्य के बारे में पूछा गया हो। ठीक है, तो देखिए सत्रिया यदि पूछा गया तो सत्रिया मठ कहाँ स्थापित है, तो आपके जो सत्रिया मठ है वो असम के यानी असम राज्य के माजुली द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जो माजुली द्वीप क्या है, यदि गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है वहाँ उसमें एक जो माजुली द्वीप बनता है। ठीक है, वो वहीं जो है जो कहाँ स्थित है आपके असम में है। ठीक है, वहीं पे आपका सत्रिया मठ है। ठीक, सत्रिया मठ क्या होते हैं? सत्रिया मठ की बात करें तो जो है आसाम राज्य के माजुली द्वीप में स्थापित किया गया था और ये सत्रिया मठ की स्थापना असामी वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, और इस मठों का जो उद्देश्य था धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी पंचवर्षीय योजना में सामान्य चीजें क्या थी? ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आता है कि सभी पंचवर्षीय योजना में सामान्य चीजें क्या थी। देखिए जो आपकी सभी पंचवर्षीय योजना थी उन सभी में आम बात क्या थी? उनमें आम बात यह थी कि इनमें सभी में कहा था कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ाना और उच्च राष्ट्रीय आय प्राप्त करना, तो संसाधनों को उचित आवंटन करके नागरिकों के जीवन स्तर को उठाना। ठीक है, ये सारे क्या थे? सभी पंचवर्षीय योजना की सामान्य चीजें थी। और योजनाबद्ध आर्थिक विकास के माध्यम से जीवन की बेहतर गुणवत्ता का लक्ष्य भी सभी पंचवर्षीय योजनाओं का एक लक्ष्य था। ठीक है, इसी के साथ सबके जितने भी क्वेश्चन थे सब समाप्त होते हैं। यदि आप क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब।